हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, आई नो दैट। तो घर पर सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी पढ़ाई करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। अब उस सॉल्यूशन में कुछ आयंस होंगे, वो आयंस कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे। उस कंडक्टिविटी से हमें करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट से वोल्टेज निकालेंगे हम अपने सेल की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में। तो क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री is the branch of chemistry that studies formation of electricity by spontaneous chemical reaction. एंड वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा क्या है बेसिकली? तो ये है कि पहले केस में तो हमने क्या किया, हमने एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाई जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। दूसरे केस में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में चेंज करेंगे। और दोनों टर्म के लिए हमारे पास एक वर्ड होगा। दोनों तरह के सेल्स के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी। वो टर्म्स क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो जो हमारा पहला केस है, उस पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, आई विल से शॉर्ट में CR, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सेकंड केस में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे हम, और उससे प्रोड्यूस करेंगे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाना चाहता हूं तो ये है एक स्लोप, यहां पर बॉल रखी हुई है। तो बॉल स्पॉन्टेनियसली नीचे आ सकती है। तो इसको मैं फर्स्ट केस से रेफर कर देता हूं कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है और बॉल नीचे आ रही है। दूसरे केस में वही सेम स्लोप में बॉल नीचे रखी हुई है। अब मुझे बॉल को ऊपर लेके जाना है, तो बॉल का ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो मुझे कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इस बॉल पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरह एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल टाइप की फोर्स। और यहां पर जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। आई थिंक सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। वेरी गुड। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं या जो सेल हम यूज करते हैं, उस सेल को नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन सेकेंड केस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जब हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को प्रोड्यूस करते हैं तो उस डिवाइस को नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा यूज होता है घर में, जैसे कि इन्वर्टर बैटरीज जो हमारी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। हमारे मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है।
फ्यूल सेल की बात करते हैं जिससे रॉकेट स्पेस में जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है एक तरह का। और ऐसे ही हमारे बहुत तरह के सेल्स मार्केट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वो सभी सेल्स एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कहां पे होता है? दैट इज मोस्टली यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में इसी क्लास में कि कॉपर को अगर प्योरीफाई करना है तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज करते हैं। ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ही यूज करते हैं। तो वहां पर हम बेसिकली पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन क्रिएट होती है जिसकी वजह से हमारी वो प्रोसेसेस चल पड़ती है। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बात ध्यान रखें, दोनों प्रोसेसेस आपस में अपोजिट है, ठीक है। इसको मैं एक सिंपल बात से समझाना चाहता हूं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिस्चार्जिंग होती है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार्जिंग होती है। जैसे हमारा फोन, मोबाइल फोन एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब मैं फोन को यूज करता हूं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, तो उस समय बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रही होती है। और जब मैं फोन को चार्जिंग पे लगाता हूं तब वो काम कर रही होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो दोनों प्रोसेसेस आपस में ऑपोजिट है। इसे नोट कर लेंगे, फिर हम कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे या जो पहले टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जो टर्म्स आएंगी उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे आज। तो वी विल डिस्कस टुडे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो है दैट इज डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल में हम दो मेटल्स का यूज करते हैं। इसमें से पहली मेटल हमारे पास जिंक होती है, दूसरी मेटल हमारे पास कॉपर होती है। और इन मेटल्स को इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम यहां पर यूज करते हैं सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन हमारे पास एक्वस होता है एंड सॉल्यूशन हमारे पास होगा जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। साथ ही साथ हम यूज करेंगे यहां पे सोल्ट ब्रिज का भी। अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है, ये क्या काम करता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में ऑब्वियसली। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज सोल्ट ब्रिज। और उससे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोलाइट को कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इसको यहां देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक पोलर कंपाउंड है। जब उस पोलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि इट इज ए पोलर कंपाउंड। नाउ दैट कैन बी आयोनिक कंपाउंड और दैट कैन बी एनी डाइपोल कंपाउंड। Polar compound, if it is dissolved in water, it forms ions. इसे मान लीजिए मेरे पास AB कंपाउंड है जो कि सॉलिड है। इसे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये बन जाता है AB एक्वस। और अब ये AB एक्वस जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा A पॉजिटिव एक्वस में और B नेगेटिव एक्वस में। तो हमें यहां पे आयंस मिले। तो ये AB जो सॉल्यूशन है इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। मेरे पास NaCl एक्वस है। NaCl एक्वस मुझे देता है Na पॉजिटिव एक्वस।
and Cl negative aqueous. So NaCl is acting as electrolyte. Similarly, I can have HCl aqueous. ये मुझे प्रोवाइड करवाएगा H पॉजिटिव aqueous and Cl नेगेटिव aqueous. तो HCl भी यहां पर काम करेगा इलेक्ट्रोलाइट की तरह. एक और बात मैं कहूंगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अलावा प्योर लिक्विड भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है, आई हैव एन आयोनिक कंपाउंड जो कि ऑब्वियसली सॉलिड होता है. इस आयोनिक कंपाउंड को मैं इतना हीट कर दूं कि वो लिक्विड में चेंज हो जाए, और जैसे वो लिक्विड में चेंज होगा वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा. एंड देन वो जो लिक्विड है, दैट लिक्विड इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है, लिक्विड स्टेट में है वो, तो ये मुझे प्रोवाइड करेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ना. क्योंकि मुझे यहां पर भी आयंस मिले हैं, तो ये NaCl लिक्विड जो है इलेक्ट्रोलाइट कहलाया जाएगा. आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट कर लेंगे. तो इलेक्ट्रोलाइट की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. पहली टाइप होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरी टाइप होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग क्या होगा? स्ट्रॉन्ग वो होगा कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए या फिर आयोनाइज हो जाए इनटू आयंस, उसे तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक क्या होगा कि जो पार्शियली डिसोसिएट हो या आयोनाइज हो. तो पार्शियली आयोनाइज या डिसोसिएट जो होगा इनटू आयंस, उसे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रॉन्ग में आता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग सोल्ट. स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन सो फोर्थ. स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से होते हैं? HCl, HBr, HI, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सो ऑन. स्ट्रॉन्ग सोल्ट में कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग सोल्ट में होता है NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, NaNO3, KNO3 एंड सो ऑन. ठीक है, एग्जांपल्स आपको पता ही होंगे, आप सभी 10th 11th में कर चुके हैं अच्छे से. वीक में कौन से होंगे? वीक में इसका अपोजिट कर देते हैं. वीक में हमारे पास होगा वीक बेस. वीक बेस कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एटसेट्रा. उसके अलावा हमारे पास होता है वीक एसिड. वीक एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH एंड एटसेट्रा. हमारे पास हो सकता है यहाँ पे कोई वीक सोल्ट हो. वीक सोल्ट हमारे पास कौन सा होता है? जैसे कि AgCl हुआ, जैसे कि PbSO4 हो गया एंड एटसेट्रा. वीक सोल्ट वो जिसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कम होता है, उसे हम वीक सोल्ट कहते हैं. ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था. कहां पढ़ा था? कब पढ़ा था? इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने इसको पढ़ा था. ओके, इसे नोट करेंगे, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है. तो नेक्स्ट टाइम बच्चों जो हम करेंगे वो कौन सी है? इलेक्ट्रोड है. इलेक्ट्रोड क्या है? ये एक सॉलिड रोड होगी. इट कैन बी ऑफ मेटल, इट कैन बी ऑफ नॉन मेटल. ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एक सॉलिड रोड है. सॉलिड रोड या तो ये मेटल की हो सकती है या फिर ये हो सकती है नॉन मेटल की, और मोस्टली ये मेटल की ही होती है. इसे क्या करते हैं? इसे हम डिप करते हैं. इट इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में इसे डिप किया जाता है.
ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाने का। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स। किसको प्रोवाइड करवाती है? इलेक्ट्रोलाइट को। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगी किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक हो गई है, बट ग्रामर पे ध्यान दे, भावनाओं को समझो, फीलिंग्स को समझो। ठीक है, फीलिंग्स है जो मैटर करती है, वर्ड्स मैटर नहीं करते इतना। ओके, अब मेटल में कौन कौन हो सकता है? मेटल में प्लेटिनम है, पैलेडियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है एंड सो ऑन। नॉन मेटल में हम ग्रेफाइट यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज ग्रेफाइट ही एक नॉन मेटल है जो कंडक्टिंग होती है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मतलब इस ग्रेफाइट को हम ऐसे लिक्विड्स में यूज कर सकते हैं जो लिक्विड्स हाई टेम्परेचर पर प्रेजेंट है। ऑल्सो इलेक्ट्रोड भी दो टाइप की होती है। ठीक है, तो टू टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोड के, TWO, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक्टिव एंड इनर्ट। देखो, इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने का, ये दोनों काम करेंगे। एक्टिव बेसिकली इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड वो है जो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट ले, और इनर्ट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाना। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगी, इनर्ट पार्ट नहीं लेगी। इनर्ट एग्जाम्पल कौन से है? प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, ग्रेफाइट। ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास है इनर्ट के, और बाकी जो मेटल्स बच गई वो एक्टिव में आ जाएंगी। नोट करेंगे, फिर बात करते हैं सोल्ट ब्रिज की। तो चलिए बच्चे, अब बात करते हैं सोल्ट ब्रिज के बारे में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो सोल्ट ब्रिज, पहली बात तो ये यू शेप ट्यूब होती है, ग्लास की बनी होती है ये। इसमें बेसिकली एक सोल्ट प्रेजेंट होता है। सोल्ट का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का कंपाउंड है, और इन दोनों आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो सिमिलर होनी चाहिए। पहली बात तो ये, तो कंडक्टिविटी शुड बी सिमिलर। तो इस सोल्ट के सॉल्यूशन को ग्लास ट्यूब में भर दिया जाता है। अब ये सॉल्यूशन की फ्लूइडिटी कम करने के लिए इसमें अगर अगर नाम की जेली ऐड कर दी जाती है, जिससे ये सॉल्यूशन जो है वो जेली में चेंज हो जाता है, और जेली की फ्लूइडिटी कम होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लो नहीं कर पाता, उसी ट्यूब में बना रहता है। ठीक है, ओके। अब ये तो बात हुई है क्या? अब ये देखिए काम क्या करता है, इसका वर्क क्या है, वर्किंग क्या है सोल्ट ब्रिज की। वर्किंग है, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करेगा, मतलब दोनों सॉल्यूशंस को वो न्यूट्रल रखेगा। कैसे मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी? बाय गिविंग पाथ टू आयंस टू मूव। तो आयंस को मूव करने के लिए पाथ प्रोवाइड करवाता है, ये इसका मेन पर्पस है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सोल्ट ब्रिज नहीं है सॉल्यूशन में, तो दिक्कत क्या होती है, और अगर सोल्ट ब्रिज है तो उस दिक्कत को दूर कैसे करता है? इफ देयर इज नो सोल्ट ब्रिज,
अगर सोल्ट ब्रिज ना हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? पहली, डबल लेयर बन जाती है, डबल लेयर ऑफ आयंस। तो अगर सोल्ट ब्रिज होगा, अगर सोल्ट ब्रिज होगा तो इट प्रिवेंट्स डबल लेयर। If we have salt bridge, अब डबल लेयर क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे हम, और वही बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल लेयर अगर बन जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो ये बात हमें यहां पे ध्यान रखनी है, इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब एक बार गैलियन सेल की वर्किंग देख लेते हैं। उन सभी टर्म्स को हम समझ चुके हैं, तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो वी विल हैव टू कंटेनर्स, 1 and 2। इस लेफ्ट कंटेनर में मैं लूंगा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एक्वस, और राइट कंटेनर में मैं लूंगा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस। इलेक्ट्रोड डिप करेंगे, ये इलेक्ट्रोड जिंक की है। इलेक्ट्रोड डिप यहां भी करेंगे, ये इलेक्ट्रोड कॉपर की है। तो दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक सॉलिड, दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर सॉलिड। इन इलेक्ट्रोड्स को वायर की हेल्प से मैं जोड़ दूंगा एक दूसरे से। दिस इज गैल्वेनोमीटर। इसका काम है टू चेक डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। कि करंट जो है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, इसका काम है ये। अब देखिए, वायर की हेल्प से आउटर सर्किट तो कंप्लीट कर दिया, इनर सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे सोल्ट ब्रिज से। तो ये है वो यू शेप्ड ट्यूब, ये हमारा सोल्ट ब्रिज है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को जोड़ने में हेल्प करता है। जैसे एक गांव से दूसरे गांव तक जाना है, लेकिन बीच में नदी पड़ती है, तो उस नदी को, उस रिवर को आसानी से पार करने के लिए हमें एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर ब्रिज होगा तो लोगों की आवाजाही अच्छे से हो पाएगी, लोग इजीली मूव कर पाएंगे फ्रॉम वन गांव या फ्रॉम वन विलेज टू दी अदर विलेज। यही काम सोल्ट ब्रिज का भी है। तो ब्रिज का काम दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को जोड़ने का। सोल्ट ब्रिज, यहाँ पे सोल्ट या आयंस की मूवमेंट देखी जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। ओके, अब हमारा आउटर सर्किट जुड़ चुका है, इनर जुड़ चुका है। अब चेक करते हैं कि यहां पर क्या होगा। तो जिंक सल्फेट क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा जिंक 2 पॉजिटिव में और सल्फेट 2 नेगेटिव में। कॉपर सल्फेट भी इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट होगा कॉपर 2 पॉजिटिव में और सल्फेट 2 नेगेटिव में। एक बात बता देता हूं कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर रिड्यूस होता है। क्यों होता है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बस ये जान लीजिए कि क्यों होता है ऐसा। ओके, कि होता है ऐसा क्यों तो हम बाद में बताएंगे क्यों होता है। अब सिर्फ होता है कि जिंक ऑक्सीडाइज होता है। तो जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक सॉलिड जो है वो चेंज होगा जिंक 2 पॉजिटिव में बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोड पर ही रह जाएंगे। समझ गए बात केवल सभी? ओके, जब ये प्रोसेस होती है तो जिंक आयंस जो है वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं और पहले से ही कुछ जिंक आयंस प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया। तो जिंक साइड पे देयर विल बी इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें कुछ जिंक आयंस तो पहले से ही थे।
और ये जिंक आयंस सल्फेट आयंस पहले बराबर थे, अब और जिंक आयंस आ गए तो जिंक आयंस का नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, कॉन्सिक्वेंटली इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज बन गया क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है बाय ए वायर, तो देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे नेगेटिव है वहां पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि यहां पे नेगेटिव क्रिएट हुआ तो ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसे मैं एनोड कहूंगा क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होता है। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड साइड से मूव करते हैं इस साइड पे। अब यहां पर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं कैथोड कहता हूं। पॉजिटिव चार्ज कॉन्सिक्वेंटली क्रिएट हुआ है क्योंकि यहां पर नेगेटिव बना तो इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ गया, तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पॉजिटिव बन गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होने लग गई। अब दिस movement of electron is called electronic current। तो movement of electron from anode to cathode is called electronic current। और कैथोड से एनोड भी एक मूवमेंट होगी जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, जिसको हम आई से सिंबलाइज करते हैं कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट विल मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड तक आ गए, इलेक्ट्रॉन्स अब यहां प्रेजेंट है एज यू कैन सी हियर। अब जो कॉपर आयंस थे यहां पे, वो कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करके चेंज हो जाएंगे कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर आयंस सॉल्यूशन से जाएंगे मेटल की तरफ और यहां पे कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर विल बी सम डेपोजिशन ऑफ कॉपर। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब एक बात और ध्यान देंगे, इस सॉल्यूशन में कॉपर और सल्फेट का नंबर बराबर था, कॉपर आयंस इलेक्ट्रोड पर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे डिक्रीज हो गया, तो नाउ सॉल्यूशन हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। जिंक साइड के सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर साइड के सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अब सोल्ट ब्रिज का काम आएगा। सोल्ट ब्रिज में जो मेरे पास आयन प्रेजेंट है वो है पोटेशियम सल्फेट। अब सोल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दो तरीके से मेंटेन कर सकता है। पहले तो ये ब्रिज का काम करता है, तो क्या होगा कि जो एक्सेस सल्फेट आयंस है ऑन कैथोड साइड वो यहां से मूव करते हुए यहां पे एंट्री कर जाए, तो यहां से चले और यहां पे एंट्री कर गए। कब तक ये प्रोसेस चलेगी? जब तक दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो जाती। एक तो होगी बात ये वाली। तो पहले केस में सल्फेट आयंस मूव हुए कहां से? कैथोड से एनोड की तरफ। दूसरे चांसेस ये है क्योंकि सोल्ट ब्रिज में भी मेरे पास आयन प्रेजेंट है, मेरे पास प्रेजेंट है पोटेशियम आयंस एंड सल्फेट आयंस, तो ये भी चांसेस है कि इस तरफ ये सल्फेट आयंस आ जाए और यहां पर आ जाए पोटेशियम आयंस। मतलब जिस सॉल्यूशन पे जैसा चार्ज है उसके अपोजिटिवली चार्ज्ड का आयन फ्रॉम सोल्ट ब्रिज सॉल्यूशन में आ जाए। सो इट माइट हैव द चांसेस दैट पोटेशियम आयन गोज टू कैथोड एंड सल्फेट आयन गोज टू एनोड। ये दो केसेस हमारे पास बन सकते हैं सोल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग में या वर्किंग के दौरान। समझ गए सब बात ये वाली? अब ध्यान दें, कन्वेंशनल करंट मूव कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर विल शो सम डिफ्लेक्शन, कि इस तरह से हम करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। एंड देन हम इस गैल्वेनोमीटर को रिमूव
रिप्लेस कर देंगे वोल्ट मीटर के साथ। तो यहां पे अब मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगा। वोल्ट मीटर का काम है इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करने का। एंड व्हेन द वोल्ट मीटर मेजर्स द वोल्टेज, द वैल्यू दैट इज फाउंड इज 1.10 वोल्ट। तो डैनियल सेल में जो पोटेंशियल की वोल्टेज देखी गई दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। आई थिंक सभी को ये वर्किंग ऑफ सेल समझ में आई होगी, इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब एक लास्ट पॉइंट करते हैं कि अगर हमारे डैनियल सेल में सोल्ट ब्रिज नहीं होता तो क्या होता, तो उसमें क्या चेंज हम ऑब्जर्व करते। तो मैं फिर से एक कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूं। इस कंटेनर को मैंने सेपरेट कर दिया एसपीएम के साथ। इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है जिंक कॉपर, इन दोनों को जोड़ दिया गया विद गैल्वेनोमीटर टू चेक डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन एंड इस तरफ प्रेजेंट है मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही प्रोसेस होगी जो हमने पहले की थी और हम ये देख चुके थे जब ये सेल वर्किंग कर रहा होता है तो कॉपर साइड के सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और जिंक साइड के सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर पॉजिटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे और यहां पे नेगेटिव आयंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब इस तरफ पॉजिटिव आयन की लेयर है, इस तरफ नेगेटिव आयन की लेयर है, तो यहां पर बनती है एक डबल लेयर। अब इस डबल लेयर में ध्यान दें, एक तरफ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इस सेल की वर्किंग में हिंड्रेंस क्रिएट होगी। समझ गए सब बातें वाली? हिंड्रेंस क्रिएट कैसे होगी? क्योंकि ध्यान दें ये इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसे मैं कैथोड कहता हूं और इसे मैं एनोड कहता हूं। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से मूवमेंट इस साइड से इस साइड पे जा रही है, तो उतनी अपोजिट मूवमेंट इस साइड से इस साइड आ जाएगी क्योंकि यहां पर एक डबल लेयर क्रिएट हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल वर्किंग में हिंड्रेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा हमारा? स्टॉप हो जाएगा। ऑल्सो इस डबल लेयर के बनने से आयंस की मूवमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। एंड इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के मेंटेन ना रहने से ही डबल लेयर बनती है और डबल लेयर बनने से ही हिंड्रेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सेल काम करना बंद कर देता है। तो सोल्ट ब्रिज काफी हेल्पफुल है ये कंडीशन को रोकने के लिए। आई थिंक सभी को ये वाली बात समझ में आ गई होगी, तो इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज सिर्फ हम इतना ही कर पाएंगे, बाकी टॉपिक हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा ताकि अगली वीडियोस भी आप अच्छे से देख सके, समझ सके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि और बच्चे भी इस बेसिक बात को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ताकि आगे जो एडवांस टॉपिक आने वाले हैं उसमें डिफिकल्टी ना हो। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।